है। इसमें भाग लेने वाले सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार है। आज का विषय है पर्यावरण आधारित विकास। इसमें दो शब्द हैं, पर्यावरण एवं विकास। पर्यावरण क्या है? वस्तुतः सामान्य अर्थों में पर्यावरण का तात्पर्य मौसम और जलवायु से लगाया जाता है, परंतु पर्यावरण केवल मौसम और जलवायु नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत व्यापक शब्द है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव को प्रत्येक ओर से घेरे हुए है और उसके जीवन तथा क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। इस परिवृत्ति में मनुष्य से बाहर के सभी तथ्य, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं सम्मिलित होती हैं, जिनकी क्रियाएं मनुष्य के जीवन विकास को प्रभावित करती हैं। जर्मन वैज्ञानिक फिटिंग के अनुसार जीव के परिस्थिति कारकों का योग ही पर्यावरण है। टांसले नामक वनस्पति पारिस्थितिक वैज्ञानिक ने बताया है कि वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। हर्शकोविट्ज़ ने उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों के योग को पर्यावरण माना है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण के दो वर्ग हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व किसी प्रदेश की ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक अवस्थिति, प्रदेश का क्षेत्रफल, प्रदेश की आकृति, प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, स्थलाकृति, ऋतु और जलवायु, शैल एवं खनिज, मिट्टियाँ, नदियाँ और जलाशय, भूमिगत जल, महासागर और तट, प्राकृतिक वनस्पति, प्रादेशिक जीव जंतु, अणुजीव आदि प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व किसी प्रदेश में मानव समूह का भोजन और पेय, वस्त्र और वेशभूषा, निवास और बस्तियां, उनके प्राथमिक व्यवसाय जैसे खाद्य संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग, खान खोदना, निर्माण उद्योग, परिवहन एवं व्यापार, नौकरी व्यवसाय, यंत्र और उपकरण, परिवहन एवं संचार के साधन, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन कला, समुदाय और प्रबंध तथा सहकारिता, घर परिवार प्रणाली, विवाह प्रथा, सामाजिक श्रेणियाँ, श्रम विभाजन, लोक रीतियाँ, कर्मकांड, मेले, उत्सव, सामाजिक प्रथाएं और व्यवहार, नियम, सामाजिक आदर्श तथा मान्यताएं, राज्य का क्षेत्र, साधन, सरकार, शक्तियां और कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साधारण जनमत का प्रवाह, सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। पर्यावरण के उपरोक्त तत्वों का विश्व में वितरण एक जैसा नहीं पाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रत्येक तत्व अपनी संख्या एवं गुणवत्ता में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्यावरण के समस्त तत्व एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इसी से किसी प्रदेश का संपूर्ण भौगोलिक पर्यावरण निर्मित होता है। प्रदेश के किसी एक तत्व में परिवर्तन का प्रभाव उस प्रदेश के दूसरे सभी तत्वों पर पड़ता है। विश्व के सभी प्रदेश भी परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। एक प्रदेश में परिवर्तन का प्रभाव किसी न किसी रूप में विश्व के सभी प्रदेशों में देखा जा सकता है।
ऐसे ही पर्यावरण में मानव समूह निरंतर गतिशील है। वह पर्यावरण से समायोजन स्थापित करता है, वह स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालता है। इसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक या प्राकृतिक। मनुष्य पर्यावरण को रूपांतरित भी करता है, इसे रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक। मानव के पर्यावरण समायोजन के साथ पर्यावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है और इसी परिवर्तित पर्यावरण में मानव निरंतर विकास के पथ पर गतिशील है। विकास की संकल्पना एक अत्यंत अव्यवस्थित, दुर्ग्राह्य एवं व्यापक संकल्पना है। इसे किसी एक परिभाषा विशेष में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न लोगों के लिए विकास का भिन्न भिन्न अर्थ रहा है। प्रोफेसर कैडेन के अनुसार अर्थशास्त्री विकास को आर्थिक उत्पादकता के साथ प्रतिपादित करते हैं, समाजशास्त्री इसे सामाजिक परिवर्तन के साथ प्रतिपादित करते हैं, राजनीति विज्ञानी इसे लोकतंत्रीकरण, राजनीतिक क्षमता या विकसित सरकार के साथ तथा प्रशासक नौकरशाही तंत्र की अधिकतम क्षमता एवं उपलब्धि हेतु सभी समस्याओं के निराकरण की कुशलता के साथ प्रतिपादित करते हैं। वस्तुतः विकास प्रगति का कार्य या प्रक्रिया है। यह निरंतर गतिशील और कभी पूर्ण नहीं होने वाली प्रक्रिया है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने कुल उत्पादन में वृद्धि, कुल आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या भौतिक संसाधनों में वृद्धि को ही विकास के रूप में प्रतिपादित किया। विकास की इस संकल्पना को कमोवेश रूप में संपूर्ण विश्व में मान्यता मिली और इसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए। इस संकल्पना को अपनाने के परिणाम स्वरूप विश्व में बड़ी तेजी से तकनीकी विकास हुआ। हमारे सारे कार्य जो है यंत्रों के माध्यम से होने लगे। विश्व में तीव्र गति से यंत्रीकरण हुआ। संसाधनों की विविधता एवं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई। पूंजी के अधिकाधिक संचयन की प्रवृत्ति बढ़ी। पूरे विश्व में अधिकतम उत्पादन एवं उपभोग के लिए प्रयास किया जाने लगा। साथ ही उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए गला काट बाजार प्रतिस्पर्धा भी खड़ी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व ने 2 महायुद्धों को झेला। मानवीय शोषण एवं अमानवीय व्यवहार में वृद्धि हुई। विश्व के विकसित देशों में विस्तारवादी नीति का विकास हुआ। एक देश से दूसरे देश या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच की भौतिक दूरी सिमट गई। सूचनाओं के आदान प्रदान में तीव्रता आई एवं सजगता में वृद्धि हुई। विश्व में बड़ी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरण होने लगा। संस्कृतियों का आदान प्रदान तीव्र गति से होने लगा तथा पाश्चात्य संस्कृति एवं जीवन शैली का वर्चस्व बढ़ता गया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। आपदा प्रबंधन का विशेष रूप से प्रयास होने लगा। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता बहुत बढ़ी। कम पूंजी वाले या पूंजीविहीन व्यक्तियों के लिए जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया तथा वह नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। परिवार टूटने लगे। व्यक्तिवादी भावना का विकास हुआ और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण अत्यंत क्षरित हुआ। हमारे पर्वत, पठार,
मैदान, नदियाँ, झीलें सब प्रभावित हुईं। पर्वतों और पठारों को खोद दिया गया, मैदानों को काट दिया गया, नदियों पर बांध बना दिया गया, झीलों को भर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप और बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए हम मजबूर हो गए। हमारा जल जो जीवन का आधार है वह प्रदूषित हो गया। हमारा सतही जल, भूमिगत जल, सागरी जल एवं महासागरीय जल, ये सभी जो है जल के स्रोत प्रदूषित हो उठे जो है। सतह पर नदियों और झीलों में, तालाबों में, पोखरों में, कुओं में जो जल प्राप्त होता है, यह जल जो है विभिन्न कारणों से जो है प्रदूषित हो गया। भूमिगत जल भी प्रदूषित हुआ, सागर और महासागरीय जल भी प्रदूषित हुआ। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, ओजोन परत में छिद्र दिखाई देने लगा, विश्व का तापमान बढ़ने लगा, जिसके कारण विश्व में समुद्री तूफान, चक्रवात में वृद्धि जो है हुई। समुद्र के तटों एवं द्वीपों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया। सुनामी जैसी त्रासदी आने लगी। वर्षा की मात्रा में कमी होने लगी। भूमिगत जल का स्तर निरंतर नीचे जाने लगा और इसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे। वनों का तीव्र गति से कटाव हुआ। वनों के कटाव के कारण वर्षा की मात्रा कम हो गई। बाढ़, भूक्षरण, भूस्खलन या मरुस्थलीकरण की समस्याएं खड़ी हुईं। विविध प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियां सदा के लिए समाप्त हो गए या समाप्त प्राय होने वाले हैं। मिट्टी का क्षरण, कटाव और उसकी उत्पादकता में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। बहुत से खनिज समाप्त हो गए या समाप्त प्राय होने वाले हैं। विश्व में बड़े पैमाने पर हथियारों की होड़, युद्ध, आतंकवाद, लूटपाट जैसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न हो गई हैं। क्षेत्रीय, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता निरंतर कम होती जा रही है। प्रदूषित पर्यावरण के कारण महामारियों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। विकास के इसी पश्चिमी मॉडल को अपनाने के कारण आज संपूर्ण विश्व ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है। कोई वायरस का विकास कर अन्यों से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है, तो कोई परमाणु बम, मिसाइल या अंतरिक्ष के घातक हथियारों का विकास कर अन्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है। वस्तुतः आज विश्व को अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम उपभोग पर आधारित विकास के मॉडल से निकालकर आत्मसंयम, आत्मानुशासन एवं सह अस्तित्व की भावना पर आधारित भारतीय जीवन दर्शन को अपनाते हुए विकास के ऐसे मॉडल का चयन करना होगा जिसमें सभी के लिए आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आत्मनिर्भरता एवं सम्मान, सामाजिक समरसता, उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण तथा विकास के लिए लगभग समान एवं पर्याप्त अवसर हों। भारत एक गांव का देश है जहां 3/4 से भी अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। अतः नगरीय विकास के साथ साथ गांव के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। गांव के विकास के लिए आवश्यक है कि गांव में विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं जैसे सिंचाई सुविधाओं, कृषि यंत्रों उपकरणों, फसल संरक्षण एवं परिष्करण के साधनों, विपणन सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं, ऊर्जा के साधनों, वित्तीय संस्थाओं, शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधाओं, आवास, पेयजल, मनोरंजन के साधनों का
स्थानीय स्तर पर विकास किया जाए तथा गांव एवं नगरों के मध्य अन्योन्याश्रित अंतर संबंध स्थापित किया जाए। गांव में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, अतः कृषि का विकास करके ही गांव का विकास किया जा सकता है। परंतु आज कृषि ग्रामीणों के लिए एक बोझ एवं असम्मान का प्रतीक बनकर रह गई है। विकास के पश्चिमी मॉडल के चलते कृषि निवेश, यंत्रीकरण, फसल संरक्षण, परिष्करण एवं विपणन इतना महंगा हो गया है कि कई बार प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारणवश उत्पादन कम होने पर कृषक भयंकर रूप में कर्ज में डूब जाता है और वह मजबूर होकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। हमारे समाज में पश्चिमी शिक्षा में पारंगत लोग उन्हें गंवार, जाहिल या असभ्य के रूप में प्रतिबिंबित कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। विकास का वर्तमान स्वरूप भारतीय ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं आत्मसम्मान पर गहरी चोट तो किया ही है, इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी भी बढ़ी है। ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन हुआ है। यह हमारे रीति रिवाज, परंपराओं, प्रथाओं, भाईचारा, परिवार का स्वरूप, परस्पर सहयोग एवं सद्भाव, आचार विचार, व्यवहार एवं सोच सभी को बदल कर रख दिया है। इसके चलते हम शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबुल, कैंसर, मानसिक तनाव जैसे अनेक घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हमारा पर्यावरण जो जीवन का आधार है, निरंतर कलुषित हो रहा है। हमारे ग्रामीण जीवन में हमारी आधार स्वरूपा गौ माता, देसी गाय, उनके पुत्र, बछड़े एवं बैल अब देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। गांव में भूमिगत जल के आधार तालाब, पोखरे एवं कुएं पाट दिए गए हैं। इनका स्थान नलकूपों ने ले लिया है, जो धरती माँ के गर्भ से जल बाहर निकाल तो रहे हैं लेकिन उसमें डाल नहीं रहे हैं। गांव के प्रत्येक घर में पूजित तुलसी, नीम, शंकर जी की पिंडी एवं प्रातःकाल भोर में चहचहाती गौरैया अब लगभग तिरोहित हो गई हैं। घर के आंगन, घर के प्रांगण, बाग बगीचों एवं गांव के सिवान में फुदकने एवं विचरण करने वाले पक्षी नीलकंठ, खंजन, किलहट, तोता, मैना, कौवा, कोयल, चील, बाज, मोर, गिद्ध अब नहीं के बराबर दिखाई दे रहे हैं। किसानों के मित्र केंचुए, गिरगिट, छिपकली, मेढक, सांप मरते जा रहे हैं। गांव में घरों में पलने वाले कुत्ते बिल्ली भी कम होते जा रहे हैं। गांव से महुआ, आम, जामुन, कटहल, पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, बांस, बबुल के पेड़ कट गए हैं। औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली अनेक वनस्पतियां जैसे सहदेइया, लिसोरा, धतूरा, कनैल, रेण, भटकटैया, मदार, बरियार आदि अदृश्य होते जा रहे हैं। गांव की गंगा मैया अब गंदे नाले का रूप अख्तियार कर रही हैं। गांव के ग्रामीण व्यवसाय नाई, धोबी, कहार, बारी, दर्जी, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, भड़ भूजा के कार्य, गुड़ बनाना आदि लगभग बंद हो गए हैं। वैद्यगिरी, पंडिताई, धार्मिक प्रवचन, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, रामलीला भी बहुत कम हो गए हैं। भोजन, वस्त्र एवं आवास का स्वरूप भी बहुत बदल गया है। भोजन में परंपरागत भोजन एवं पेय, दूध, दही एवं घी के स्थान पर फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मांस एवं मदिरा का प्रचलन निरंतर बढ़ता जा रहा है। वस्त्र में धोती, कुर्ता, खड़ाऊं, चट्टी का स्थान शर्ट पैंट, टी शर्ट, कोट पैंट, आधुनिक चप्पल, जूता ने ले लिया है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर जूता चप्पल पहने हुए भोजन करना आम बात हो गई है। गांव में छप्पर एवं खपरेल के मकानों का स्थान जो स्थानीय कच्ची सामग्री से बनाए जाते थे तथा स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होते थे, पक्के मकानों ने ले लिया है। हमारे जन्मोत्सव, यज्ञोपवीत संस्कार, शादी ब्याह, श्राद्ध कर्म में दिखावटी प्रदर्शन के चलते अनेक फिजूल खर्ची
एवं आडंबरों ने स्थान बना लिया है। इनमें सादगी एवं सम्मान जो इनका आधार है, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये समस्त परिस्थितियां हमारे ग्रामीण जीवन को दुभर बनाती हैं तथा उनमें हताशा एवं निराशा भर दी हैं। अधिकाधिक आर्थिक लाभ की सोच ने बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया है, भाई को भाई से अलग कर दिया है, पति को पत्नी से अलग कर दिया है। महाराज शिव के देश में जिन्होंने एक कबूतर के बदले बहेलिए को अपने शरीर के संपूर्ण मांस को दान कर दिया था, आज उसी देश में माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराने से कतराने लगी हैं। ये परिस्थितियां अत्यंत भयावह हैं। ये पश्चिमी जगत की शिक्षा एवं सोच का परिणाम है, जिनका अधिकाधिक आर्थिक लाभ एवं अधिकाधिक उपभोग ही आधार है। यह सत्य है कि पश्चिमी जगत की शिक्षा ने आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक को विकसित किया है तथा मनुष्य को भौतिक संसाधनों से संपन्न बनाया है, परंतु इन संसाधनों के समाज में समान वितरण प्रणाली को विकसित करने में तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने में, उसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने में व्यापक रूप में असफल रही है। आज आर्थिक समृद्धि या भौतिक संसाधनों की उपलब्धता ही समाज में प्रतिष्ठा का आधार है। व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार या आदर्श गौण हो गए हैं। इसके कुपरिणाम भी भयंकर रूप में प्रकट होने लगे हैं। इससे मुक्ति के लिए विश्व को भारतीय जीवन पद्धति, आदर्शों, मूल्यों एवं दर्शन को अपनाना होगा। संपूर्ण विश्व में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के भाव को भरना होगा। भारत में ग्रामीण विकास हेतु कृषि को विकसित करना होगा। कृषि का विकास स्थानीय जनसंख्या, पशु, जीव जंतु एवं वनस्पति पर आधारित होना चाहिए, न कि बड़े बड़े कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर। हमें देसी गायों का पालन करना चाहिए। इनका दूध अमृत समान स्वास्थ्यवर्धक होता है। इनके बछड़े कृषि के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। इनके मल मूत्र से खाद एवं कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। देसी गायों के मूत्र से उपचारित बीज बाजार में उपलब्ध बीजों से अधिक उत्पादक हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन, बागवानी एवं ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें फलदार वृक्षों, औषधीय वृक्षों, वनस्पतियों या पर्यावरण के अनुकूल अन्य वृक्षों एवं वनस्पतियों को संवर्धित करना चाहिए। स्थानीय जीव जंतुओं के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। हमारा भोजन स्थानीय एवं मौसम के अनुकूल खाद्य पदार्थों पर आधारित होना चाहिए। हमारा वस्त्र एवं आवास स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर, अपने भोजन, वस्त्र एवं आवास तथा आसपास के परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूध, दही, घी का सेवन करना चाहिए। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, मांस, मदिरा का परित्याग करना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रातः भ्रमण, योग तथा आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। प्रकृति से दूर विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर प्रकृति की गोद में रहते हुए आत्म संयमित कठोर जीवन यापन करना चाहिए। प्रकृति से हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। हमें आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म की भी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे हमें इस संसार के रचयिता के प्रति समर्पित होकर उसकी प्रत्येक रचना में उसका दर्शन करते हुए सबके अस्तित्व एवं सम्मान को स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इस जगत के लिए सभी अजैव एवं जैव के महत्व को समझते हुए उन्हें किसी न किसी
देवी देवता के रूप में पूजित करने की परंपरा विकसित की थी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों का भी विकास आवश्यक है। वहाँ विकास की सुविधाओं को स्थापित करते हुए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए तथा वहाँ ऐसी सुविधाओं, सेवाओं या व्यवसायों का विकास करना चाहिए जो स्वयं के विकास के साथ साथ गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। मेरी समझ से विकास का यह मार्ग सरल, सुगम एवं दीर्घकालिक हो सकता है। धन्यवाद।